ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम मेंडल के प्रयोग यानी कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल के प्रयोग का मटेरियल यानी कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट में अपने मटेरियल प्रयोग किया उसके बारे में पढ़ेंगे। मेंडल के प्रयोग की व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। एक जीन वंशागति यानी कि वन जीन इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक संकर क्रॉस यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस और पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल का जन्म 1922 में ब्रूनो नामक स्थान पर हुआ था, जो अब चेक गणराज्य का भाग है। मेंडल ऑस्ट्रिया में मॉन्क थे, पादरी थे, लेकिन उन्हें प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट करने का शौक था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पाइसम सटाइवम यानी कि गार्डन पी यानी कि मटर पर किए और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट 1856 से स्टार्ट किए और 1863 तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए, कुछ निष्कर्ष निकाले और इन निष्कर्षों को आजकल मेंडल के नियम के रूप में जाना जाता है। लेकिन इनकी मृत्यु 1884 में हुई और उस समय तक इनकी जो कंक्लूजन्स थे या जिनका जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज थी या उसके जो इन्होंने निष्कर्ष निकाले उनको किसी ने नहीं माना। इनकी मृत्यु ब्राइट डिजीज ऑफ किडनी के कारण हो गई। इनकी काम ना मानने का कारण क्या था? इनका जो काम था उस समय के नॉलेज से बहुत आगे का था। इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत टिपिकल थी, जो उस समय के लोगों को समझ में नहीं आती थी और क्रोमोसोम्स एक्सेट्रा का भी उस समय ज्ञान नहीं था और ये कुछ विशेष एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने में भी नाकामयाब रहे। इसी कारण उस समय के लोगों ने इनके एक्सपेरिमेंट को नहीं माना। बाद में 1900 में कार्ल कॉरेंस जो जर्मनी के थे, इन्होंने मक्का पर अपने प्रयोग किए। हुगो डी विलेज हॉलैंड के थे, इन्होंने इवरिंग प्रिमरोज पर काम किया, प्रयोग किए अपने। और ईवी शेरमार्क जो ऑस्ट्रिया के थे, उन्होंने विभिन्न पुष्पी पादपों पर अपने प्रयोग किए। उन्होंने मेंडल के नियमों का या एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा से दोहराया और इन एक्सपेरिमेंट को दोबारा से दोहराने के बाद इन्होंने बताया कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनका जो कंक्लूजन्स था वो कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है। इसी के लिए 1900 में इनकी मृत्यु के 16 साल बाद इनके नियमों को पुनः प्रकाशित किया गया और लोगों के सामने लाया गया और ये जो नियम थे अब प्रकाश में आए। इसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के लिए अपना मटेरियल चूज किया वो था पाइसम सटाइवम यानी कि गार्डन पी यानी कि मटर। इसके अलावा उन्होंने राजमा और हनी बी पर भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। उसका कारण क्या था कि जो उन्होंने मटर का जो पौधा चयन किया कि मटर का जो पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है यानी कि एनुअल्स होता है और उसका जो जीवन चक्र होता है वो 2 से 3 माह में पूर्ण हो जाता है और इसीलिए बहुत कम समय में या 1 साल में उसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, जिससे रिजल्ट निकालने आसान हो जाते हैं। कम समय में ज़्यादा रिजल्ट निकल पाते हैं। दूसरा, इसमें एक साथ कई सारे लक्षण पाए जाते हैं और उनके कई लक्षणों की कई कंट्रास्टिंग ट्रेड्स पाए जाते हैं। विपरीत टाइप के लक्षण पाए जाते हैं जैसे टॉल और ड्वार्फ। और इसके अलावा फलों की प्रकार या कोटिलिडन का रंग, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिसके डिफरेंट कंट्रास्टिंग फॉर्म्स पाए जाते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा, ये एक द्विलिंगी पुष्प होता है, अर्थात इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स एक ही फ्लावर में होते हैं। चौथा, इसमें नेचुरली प्राकृतिक रूप से स्वपरागण पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कृत्रिम पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है। इसके बाद इसमें प्योर ब्रीड आसानी से प्राप्त होती है। प्योर ब्रीड का मतलब शुद्ध लक्षण करी लक्षण वाले शुद्ध लक्षण वाले पौधे। और इसमें जो शुद्ध ब्रीड है यानी कि प्योर ब्रीड है उनका क्रॉस करा के हाइब्रिड बनाना भी आसान होता है। इसके अलावा कृत्रिम पर परागण आसानी से हो जाने के कारण इसमें संकरण करना आसान होता है, संकरण सफलतापूर्वक हो जाता है।
और इसे आसानी से कम जगह पर भी उगाया जा सकता है। इसको कल्टीवेट करना, उसको उगाना टफ नहीं होता है, आसान होता है। इसके बाद इसके बीज का जो आकार होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। इन 6-7 कारणों के कारण मेंडल ने इसका चयन किया और मेंडल ने अपने प्रयोग इस पर पूर्ण किए। जो F1 पीढ़ी होती है, अगर उन्होंने टॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी पर क्रॉस कराया तो यहाँ गैमेट बने कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये हो गया इसका जीनोटाइप। ये अगर हम इसमें टॉल लिखें, यहाँ हम ड्वार्फ लिखें, ये इसका फिनोटाइप हो गया। ये गैमीट्स हो गई, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन, कैपिटल टी टू कैपिटल टी सेल्फिंग, गैमीट्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी, 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 प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल और प्योर ड्वार्फ। तो F1 जनरेशन में केवल एक लक्षण प्रकट होता है और वो जो लक्षण प्रकट होता है वो टॉल था, और इस लक्षण को हम बोलते हैं डोमिनेंट यानी कि प्रभावी। तो पहला तो जो बात है कि F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्राप्त होता है और वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। लेकिन F2 जनरेशन में, यहाँ पर F2 पीढ़ी में जो दूसरा लक्षण है वो भी प्रकट हो जाता है, और ये जो लक्षण है वो क्या कहलाता है, रिसेसिव। यानी कि जो ड्वार्फ है वो क्या है, अप्रभावी होता है। तो F1 जनरेशन में केवल एक ही जनक होता है और F2 जनरेशन में दोनों प्राप्त होते हैं। और दूसरी बात, रेसिप्रोकल क्रॉस का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या है, अगर हमने इसको मेल लिया और इसको हमने फीमेल लिया तो ये मेल है और ये फीमेल है। तो लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें कि टॉल इंटू ड्वार्फ, यानी कि अब हम इसको ले लें फीमेल और इसको ले लें मेल, तो हम इसे बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं हम रेसिप्रोकल क्रॉस। यानी कि पेरेंट्स चेंज कर दे, मेल को फीमेल बना दे, फीमेल को मेल बना दे। तो इस रेसिप्रोकल क्रॉस से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा। और द्वितीय पीढ़ी में रिसेसिव कैरेक्टर्स प्राप्त होता है और जो इनका अनुपात होता है फिनोटाइप रेशियो, यानी फिनोटाइप अनुपात जो होता है वो होता है 3:1, यानी 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। लेकिन इसका जो जीनोटाइप रेशियो होता है वो होता है 2:1:1, यानी कि या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:2:1। 1 क्या है, प्योर टॉल यानी कि शुद्ध लंबा। 2 क्या है, हाइब्रिड टॉल यानी कि संकर लंबे। और 1 क्या है, प्योर ड्वार्फ यानी कि शुद्ध बॉटा। अब हम मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधों के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स का अध्ययन किया। सबसे पहले जो कैरेक्टर उसने चूज किया वो था तने की लंबाई, यानी कि प्लांट कितना बड़ा है, प्लांट का तना कितना बड़ा होगा। और उसके 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म थे, 2 विपर्यास विशेषज्ञ थे, जिसमें पहला लंबा और दूसरा बाउना था, यानी कि टॉल और ड्वार्फ था। सेकंड कैरेक्टर था फूल का रंग, यानी कि फ्लावर का कलर, और उसमें 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, बैंगनी यानी कि पर्पल और सफेद यानी कि व्हाइट। तीसरा है फूल की स्थिति, अक्षीय और अंत्य, यानी कि एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल और टर्मिनल से मतलब क्या होता है कि अगर
ये ब्रांच है और यहां से ये लीफ निकली हुई है। तो जो लीफ के अक्ष से यानी कि एक्सियल से फ्लावर निकलता है, उस फ्लावर को हम बोलते हैं एक्सियल। तो ये हो गया एक्सियल फ्लावर यानी कि अक्षीय। और जो ब्रांच की टिप पर फ्लावर निकलता है, इसे हम बोलते हैं टर्मिनल यानी कि अंत है। तो जो लीफ की एक्सियल से अक्ष से निकलता है वो एक्सियल यानी कि अक्षीय कहलाता है, और जो टिप से निकलता है उसे हम बोलते हैं अंत है यानी कि टर्मिनल। इसके बाद फली का आकार यानी कि पॉड की शेप यानी कि फली का आकार यानी कि पॉड की शेप, फूला यानी कि इन्फ्लेटेंड और सिकुड़ा यानी कि रिंकल्ड। फली का रंग नेक्स्ट है, फली का रंग, पॉड का कलर हरा और पीला यानी ग्रीन और येलो। बीज का आकार नेक्स्ट है यानी, और उसकी दो कंट्रास्टिंग फॉर्म है, राउंड यानी गोल और झुर्रीदार यानी कि रिंकल्ड। और बीज का रंग लास्ट करेक्टर इसका, जिसका दो कंट्रास्टिंग फॉर्म है, पीला और हरा। इसके बाद हमें मेंडल द्वारा किए गए परिणामों की व्याख्या के बारे में पढ़ना कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए उसकी क्या व्याख्या की। सबसे पहले मेंडल ने क्या कहा कि जो जनक होते हैं यानी कि पेरेंट्स होते हैं, उनसे विशिष्ट कारकों के द्वारा लक्षण निकलकर संतानों में पहुंचते हैं, यानी कि माता पिता से संतानों में लक्षणों का जो जाना होता है वो विशेष डिस्क्रीट करेक्टर्स फैक्टर्स पर निर्भर करता है, और उन करेक्टर्स कारकों को अब हम जीन्स कहते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कुछ विशेष फैक्टर्स जनक से माता पिता से करेक्टर्स को संतानों में लेकर जाते हैं, और इन कारकों को अब जीन्स कहते हैं। दूसरा, एक लक्षण के दो कारक होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, टी फॉर टॉल और स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ, यानी कि तने की लंबाई के लिए दो कारक है, एक जीन के दो कारक हो गए। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी तने की लंबाई के लिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्योर होते हैं, यानी कि जो अगर दोनों एलील सेम है तो एक प्योर कहलाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को संकर कहलाते हैं। एक कारक नर युग्मक में होता है और दूसरा कारक मादा युग्मक में होता है, और बाद में निषेचन के समय एक नर युग्मक जब दूसरे नर युग्मक से मिलकर जायगोट बनाता है, युग्मनज बनाता है, तो ये दोनों कारक एक साथ आ जाते हैं। अब ये आए हुए कारक दोनों समान भी हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी हो जाए, दोनों स्मॉल टी भी हो सकते हैं, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी भी, यानी कि युग्मक में जो युग्मक है वो कैपिटल टी वाला कैपिटल टी से फ्यूज हो सकता है, स्मॉल टी वाला स्मॉल टी से फ्यूज हो सकता है, और एक कैपिटल टी वाला स्मॉल टी से भी फ्यूज हो सकता है। वर्तमान समय में जो कारक है वो जो एक जीन्स होती है, जो जिसको हम जीन बोलते हैं, उसकी दो फॉर्म्स होती हैं जिन्हें हम दो एलील्स कहते हैं या एलीलोमॉर्फ्स कहते हैं। प्रत्येक युग्मक में एक ही एलील होगा, और अतः युग्मक सदैव प्योर होते हैं। किसी भी कैरेक्टर के लिए युग्मक सदैव प्योर होते हैं, क्योंकि युग्मक में एक ही एलील होगा, या तो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है या कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कोई भी एक एलील का एक फॉर्म होगी, यानी कि एक जीन की दो में से एक फॉर्म होगी। नर और मादा युग्मक समान आवर्ती में पाए जाते हैं, अर्थात नर और मादा युग्मक ज्यादा या कम नहीं होते, समान प्रकार के होते हैं, समान उनकी आवृत्ति होती है। नर और मादा युग्मकों का जो संलयन है, फ्यूजन है, यानी कि फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, सिनगैमी है, वो एक रैंडम प्रक्रिया है, अर्थात कोई भी एक गैमेट किसी भी एक दूसरे गैमेट से फ्यूज हो सकता है, यानी कि उनका जो फ्यूजन है, उनका जो आपस में संलयन है, वो एक नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है, अर्थात एक दो गैमेट्स, एक नर और एक मादा, कोई से भी दो आपस में फ्यूज हो सकता है। ये नहीं है कि एक विशेष प्रकार का गैमेट्स दूसरे विशेष प्रकार के गैमेट्स से फ्यूज होगा, या एक विशेष किसी भी से फ्यूज होता है, नहीं, कोई सा भी गैमेट किसी से भी फ्यूज हो सकता है। तो उनकी मेन पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जनक से लक्षण जो है संतानों में पहुंचते हैं विशेष कारकों के द्वारा, फैक्टर्स के द्वारा, जिन्हें आप जीन्स कहते हैं। एक लक्षण के दो कारक होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी तने की लंबाई के लिए, जब वो दोनों एक जैसे होते हैं तो वो प्योर होते हैं, और एक एलील अलग अलग होते हैं तो वो संकर कहलाते हैं। एक कारक नर युग्मक में और दूसरा कारक मादा युग्मक से आता है। वर्तमान समय में जो कारक है उसके दो फॉर्म्स होते हैं, जिन्हें हम एलील कहते हैं। प्रत्येक युग्मक में एक एलील होता है, अर्थात युग्मक हमेशा प्योर होते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए।
नर और मादा युग्मक समान आवर्ती पाए जाते हैं और नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है वो एक रैंडम प्रक्रिया है। अब हम पुनेट वर्ग यानी कि पुनेट स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। पुनेट स्क्वायर को चेकर बोर्ड मेथड भी बोलते हैं। इसको आरसी पुनेट ने डिस्कवर्ड किया था, इसको बनाया था पहली बार। पुनेट स्क्वायर में युग्मकों का उत्पादन, जाइगोट का बनना और F1 और F2 पीढ़ियों को एक चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है। यानी कि युग्मक किसी भी क्रॉस में युग्मक के बनना, जाइगोट का बनना, F1 और F2 पीढ़ियों का बनने को जब हम एक चित्र के माध्यम से दिखाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। एक क्रॉस में सभी संतानों की जो संभावित फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स होते हैं उसका चित्रीय प्रदर्शन होता है। ये मेल गैमेट्स को हॉरिजॉन्टली यानी कि अनुप्रस्थ रूप से लिखते हैं, जबकि फीमेल गैमेट्स को वर्टिकली यानी कि अनुदैर्ध्य रूप से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर हमने एक टॉल और एक ड्वार्फ यानी कि एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का क्रॉस किया तो हमने इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, कैपिटल टी, इसको स्मॉल टी से। ये इसका फिनोटाइप है टॉल और ड्वार्फ, और ये इसका जीनोटाइप है यानी कि जीन प्रारूप है, और ये लक्षण प्रारूप है। इसके फिर हम उसको गैमेट्स दिखाते हैं। गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं यानी कि प्योर होते हैं, यानी कि उसमें एक ही एलील होगी। अब इसको क्रॉस कराने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ये F1 पीढ़ी आई। तो अब F1 पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होगी उसको हम F1 इंटू F1 करते हैं, ये सेल्फिंग कहलाता है। और इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ फीमेल गैमेट्स होंगे, यहाँ पर मेल गैमेट्स होंगे। अब इसको क्रॉस कराया कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसके दो तरह के रेशो होंगे, फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो। फिनोटाइप अनुपात रेशो 3:1 होता है, यानी कि 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। लेकिन जीनोटाइप रेशो 1:2:1 होता है। 1 क्या होता है? प्योर टॉल। 2 होते हैं हाइब्रिड टॉल, और 1 होता है प्योर ड्वार्फ। यानी कि तो ये जो हम चित्र के माध्यम से हमने रिप्रेजेंट करा, ये फिनोटाइप पेरेंटल जनरेशन का, ये है पी जनरेशन, पी पीढ़ी, ये इसका फिनोटाइप हो गया, ये जीनोटाइप हो गया, ये गैमीट्स का बनना हो गया, और गैमीट्स के बाद ये F1 जनरेशन और ये F2 जनरेशन। तो ये क्या कहलाता है? पुनेट स्क्वायर कहलाता है, यानी कि चेकर बोर्ड मेथड कहलाता है। अब हम एक जीन वंशागति तथा एक संकर क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। एक जीन वंशागति का मतलब वन जीन इनहेरिटेंस एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वन जीन वंशागति या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? जब हम एक पेयर एलील यानी कि एक जीन यानी कि एक करैक्टर की वंशागति का अध्ययन करते हैं, क्रॉस करते हैं, एक जीन को क्रॉस कराते हैं या एक लक्षण के लिए क्रॉस कराते हैं या एक पेयर एलील के लिए क्रॉस कराते हैं, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर क्रॉस। यानी कि एक जीन वंशागति का मतलब क्या है? एक पेयर एलील या एक जीन या एक करैक्टर की वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? एक जीन वंशागति का कहलाता है और एक संकर क्रॉस कहलाता है। जैसे अगर हमने कहा कि टॉल और ड्वार्फ का हम क्रॉस कराते हैं, यानी कि लंबे पौधे और एक बौने पौधे का क्रॉस कराते हैं, तो इस प्रकार का जी ये क्रॉस होता है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा, और इसकी जो वंशागति होगी वो एक जीन वंशागति कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जो टॉल और ड्वार्फ है ये दो कंट्रास्टिंग फॉर्म है, एक करैक्टर, एक लक्षण है, कौन सा? वो है लंबाई, तने की लंबाई या प्लांट की लंबाई।
तो करेक्टर क्या है? एक, और एक करेक्टर के लिए क्या होती है? एक जीन होती है, और एक जीन में कितनी होती है? 2 एलील्स होती है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि 2 एलील या एक पेयर एलील या एक जीन या एक करेक्टर की जो वंशागति होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? एक जीन वंशागति। या हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक लक्षण या एक जीन या 2 एलील्स के बीच क्रॉस कराते हैं, या करेक्टर्स के बीच एक करेक्टर की हम वंशागति का अध्ययन करते हैं, इनहेरिटेंस का अध्ययन करते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं? एक जीन वंशागति। तो हमने कहा यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ पौधे का क्रॉस कराया, तो टॉल और ड्वार्फ क्या है? 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है किसके? एक करेक्टर लंबाई के। तो करेक्टर क्या हो गया यहाँ पर? लंबाई। लंबाई हो गया करेक्टर, और उसकी 2 फॉर्म हो गई, टॉल और ड्वार्फ। तो हम क्या करें? एक करेक्टर का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और एक जीन की वंशागति, क्योंकि इसमें एक जीन या 2 एलील्स इन्वॉल्व होती हैं। टॉल का ये जो है, ये हो गया फिनोटाइप, और ये हो गई पी जनरेशन, पी पीढ़ी। टॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, कैपिटल टी से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। इसके गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी, इसमें गैमीट्स बनेंगे स्मॉल टी। तो ये हो गया इसका जीनोटाइप। ये हो गए गैमीट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 पीढ़ी। ये बनेगा हाइब्रिड टॉल, यानी कि संकर लंबा। F1 इंटू F1, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फिंग। इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, पुनेट स्क्वायर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये गैमेट्स हो गए, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हो गया टॉल प्योर शुद्ध लंबा। ये हो गया टॉल हाइब्रिड संकर लंबा। ये हो गया टॉल हाइब्रिड, ये हो गया प्योर ड्वार्फ। यानी कि फिनोटाइप रेशो 3:1। 3 क्या होंगे? टॉल, ये क्या है? ड्वार्फ। जीनोटाइप रेशो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी कि ये प्योर टॉल, ये हाइब्रिड टॉल, और ये ड्वार्फ। तो 1:2:1। तो ये है एक जीन वंशागति या एक संकर क्रॉस। इसके आधार पर हम 2 नियम पढ़ेंगे, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वास्तव में जो मेंडल के काम थे, कंक्लूजन्स थे, उसके आधार पर 2 ही नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपवर्हन का नियम। लेकिन कॉरेंस ने एक नियम दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम ये कॉरेंस ने दिया था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब हम 2 पेरेंट्स के बीच क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में जो संतान बनती है वो अपने एक जनक के समान होती है और दूसरे जनक के समान नहीं होती। या हम ये कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे में केवल एक पेरेंट के लक्षण आते हैं, दूसरे पेरेंट के लक्षण नहीं आते। इसमें हमने जब टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न हुई वो संकर लंबा है, यानी कि टॉल है। तो यहाँ पर जो करेक्टर डेवलप हुआ है वो ये वाला करेक्टर डेवलप हुआ है, ये वाला करेक्टर डेवलप नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 पीढ़ी में एक करेक्टर दिखाई देता है जबकि दूसरा करेक्टर दिखाई नहीं देता। F1 पीढ़ी में जो 2 करेक्टर में से एक करेक्टर दिखाई देता है वो करेक्टर कहलाता है डोमिनेंट करेक्टर यानी कि प्रभावी लक्षण, और जो दिखाई नहीं देता उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रभावी यानी कि रिसेसिव करेक्टर।
डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रिसेसिव यानी कि अप्रभावी को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या कहता है कि जब दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण जनक का दिखाई देता है, दूसरे जनक का लक्षण दिखाई नहीं देता। जो लक्षण दिखाई देता है वो डोमिनेंट कहलाता है, प्रभावी कहलाता है। जो लक्षण दिखाई नहीं देता उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रभावी कहते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब हम एक संकर क्रॉस में F1 जनरेशन का संतान उत्पन्न करते हैं, यानी कि जब हम F1 जनरेशन में संतान उत्पन्न करते हैं तो F1 जनरेशन में जो संतान उत्पन्न होती है वो एक जनक जैसी होती है, एक पेरेंट जैसी होती है। लेकिन जब हम सेल्फिंग कराते हैं F1 इंटू F1 करके F2 जनरेशन पढ़ाते हैं, तो F2 जनरेशन बनाने के लिए जब इनमें गैमीट फॉर्मेशन होता है, यहां पर ये गैमेटोजेनेसिस हो रही है, इस गैमेटोजेनेसिस होने के समय जो दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेट के एलील यहां F1 पीढ़ी में मिक्स हो गए थे, यहां पर तो ये मिक्स हो गए थे, लेकिन जब इनकी सेल्फिंग के लिए इनको क्रॉस कराया जाता है, यानी कि जब F2 जनरेशन बनने वाली होती है तो जो ये F1 इंटू F1 क्रॉस कराया जाता है, तो इस प्लांट के अंदर जो दो एलील अब मिक्स हो गए थे एक कैरेक्टर के, वो यहां पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं और दोनों अलग अलग गैमीट्स में जाते हैं। अर्थात ये एक गैमीट हो गया, ये दूसरा गैमीट हो गया, यहां पर भी एक गैमीट हो गया, ये दूसरा गैमीट हो गया, और आगे जाकर ये रैंडमली फ्यूज होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इतने से हिस्से में है, हमें समझना है वो क्या कह रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि F1 जनरेशन बनते समय जो दो एलील्स यहां पर, एक दो एलील कौन से, ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव, तो ये हो गई डोमिनेंट का मतलब प्रभावी, और ये हो गई रिसेसिव यानी कि अप्रभावी। यानी कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स यहां पर एक साथ मिक्स हो गए थे, जब इनका गैमीट फॉर्मेशन होता है F2 जनरेशन के लिए, तो ये दोनों एलील्स जो अब यहां पर मिक्स है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और आगे जाकर ये रैंडमली फ्यूज होंगे, और ये दोनों एलील जो यहां पर अभी मिक्स थे दोनों अलग अलग गैमीट्स में जाते हैं। इसीलिए किसी भी दिए गए कैरेक्टर के लिए गैमीट हमेशा प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं। इसीलिए इस लॉ को कभी कभी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो अब इसमें क्या है कि एक लाइन हमें लिखनी है क्या, कि जब F2 जनरेशन के लिए F1 इंटू F1 यानी कि सेल्फिंग कराई जाती है, तो जो दो एलील यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी एलील जो F1 जनरेशन में मिक्स हो गई थी, वो गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, सेग्रीगेट हो जाती हैं, और दोनों अलग अलग युग्मकों में पहुंचती हैं, जाती हैं। इसीलिए दिए गए कैरेक्टर के लिए युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं, इसलिए इसको कभी कभी शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता का नियम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। तो एक लाइन में हमें क्या लिखना है कि F2 जनरेशन के लिए जब हम F1 इंटू F1 क्रॉस कराते हैं, तो जो दो एलील डोमिनेंट और रिसेसिव जब आपस में मिक्स हो गई थी, तो गैमेटोजेनेसिस के लिए, F2 जनरेशन के लिए, गैमेटोजेनेसिस के लिए ये दोनों एलील्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और अलग अलग गैमीट्स में पहुंचती हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।